नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, साथ में नोट्स बना देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। साथ में ये भी बताते हैं आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आज हम इस लेक्चर में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलक फोर्स्ड और ड्राइवन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में डिवाइड किया था। हमने पार्ट 1 वीडियो में प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलक पर डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन, फिर अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण सेकेंड ऑर्डर का था तो इसके दो सॉल्यूशन थे, क्षणिक अवस्था में हल, स्थायी अवस्था में हल। जो स्थायी अवस्था में हल हमने हल निकाला था, इसमें ये पाया था जो दोलित्र का आयाम होता है वो बाह्य बल की आवृत्ति के पर निर्भर करता है। तो इसके 3 केस थे, जब बाह्य बल की आवृत्ति अति निम्न हो, जब बाह्य बल की आवृत्ति दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, और जब बाह्य बल की आवृत्ति अति उच्च हो। तो ये हमने पार्ट 1 वीडियो पे डिस्कस किया था, जो हम प्रीवियस लेक्चर पर अपलोड कर चुके हैं, जो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। और आज हम इस लेक्चर में पार्ट टू वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण, और नेक्स्ट विशेषता गुणांक, इसे हम दक्षतांक बोलते हैं, इसको हम गुणता गुणांक बोलते हैं। इसको मैं 3 विधि से प्रूव करूंगा। आपको जो विधि सरल लगे आप उसको एग्जाम में लिखिएगा, लेकिन मैं 3 विधि से, एक होगी मैथमेटिकल विधि, 2 होगी अल्टरनेटिव। फिर हम डिस्कस करेंगे अनुनाद तथा अनुनाद की तीक्ष्णता, फिर अर्ध शक्ति बिंदु तथा अनुनाद वक्र की अर्ध चौड़ाई, और इसके बाद वेग अनुनाद। हम पार्ट 2 वीडियो पर इतने टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं प्रत्येक टर्म को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करूंगा, और आपको ये कहीं नहीं लगेगा कि ये टर्म कैसे आया। हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए, इसलिए आप लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, आप उस पर विशेष ध्यान दें, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, अंत तक देखें। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, आप वीडियो को एक बार देखें अच्छी तरह से, आप एक बार में वीडियो को समझ जाएंगे। यदि आप पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जो पार्ट 2 वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो से रिलेटेड है। तो मेरी आपसे एक सबसे अच्छा सजेशन यही है कि आप पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो से रिलेटेड है। तब आपको अच्छा समझ में आएगा जब आप पहले लेक्चर को देख लेंगे। तो आपको आई बटन पर लिंक है, आप उसको देख लें, फिर इसको देखें। तो आपको चलते हैं, जो पार्ट 2 वीडियो है, जी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्ट 2 वीडियो की पूछा जा सकता है प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण, विशेषता गुणांक व अनुनाद की व्याख्या करो। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रणोदित दोलक के आयाम का व्यंजक लिखिए, आयाम वक्र में अनुनाद एवं अर्ध शक्ति बिंदु समझाइए, सिद्ध करो कि दक्षतांक की इक्वल ω/2 डेल्टा ओमेगा, जहां संकेतों के अर्थ सामान्य है। अनुनाद से क्या तात्पर्य है, प्रणोदित कंपनों के सिद्धांतक फलों को मानकर अनुनाद की तीक्ष्णता की व्याख्या करो, अनुनाद वक्र की अर्ध चौड़ाई एवं विशेषता गुणांक का व्यंजक। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम से निवृत्त होकर आप इस लेक्चर को ध्यान से अच्छी तरह से देखें। मैं आपको आगे थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रणोदित, जिसको हम चालित आवर्ती दोलक कहते हैं, वो क्या होता है। जब हम किसी निकाय पर बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य आवर्ती बल, तो वो बाह्य आवर्ती बल जो निकाय द्वारा अवमंदन बल के विरुद्ध कार्य करने से जो ऊर्जा में ह्रास हुआ है उसकी पूर्ति करता है। जब अवमंदन बल के विरुद्ध कार्य करने से जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो निकाय नियत आयाम के दोलन करेगा, जिसको हम प्रणोदित दोलन बोलते हैं।
ओके, और इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, चालित अथवा प्रणोदित आवर्ती दोलक। मैं इसको ग्राफ की सहायता से समझाता हूँ, फिगर की सहायता से। यदि आप किसी भी टॉपिक को ग्राफ या फिगर की सहायता से सीखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। मैं इससे पहले अवमंदित आवर्ती दोलक पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक हमारा पैराबोलिक स्लोप है, परवलय का विभव, इसकी तली में एक एम द्रव्यमान का कोई कण है, ओके, जिसका क्या है, नियत बिंदु, ओके। हमने एम द्रव्यमान के कण को x दूरी विस्थापित किया, कितनी दूरी पर विस्थापित किया, x दूरी पर विस्थापित किया। तो इस हमने m द्रव्यमान के कण को x दूरी पर विस्थापित किया। x दूरी विस्थापित करने के बाद हमने इस m द्रव्यमान के कण को छोड़ देंगे, तो m द्रव्यमान का कण इस नियत बिंदु की ओर क्या करेगा, दोलन करेगा। तो इस m द्रव्यमान के कण पर दो बल अभी कार्य कर रहे हैं। जो पहला बल है वो क्या है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है, हमेशा विस्थापन के समानुपाती तथा विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है। जब हमने इस m द्रव्यमान के कण को x दूरी पर विस्थापित किया, तो जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, ओके, और विस्थापन के समानुपाती होता है। तो इस कण पर प्रत्यानयन बल नियत बिंदु की ओर कार्य करेगा, और तो जो प्रत्यानयन बल, इसको हमने Fr रिस्टोरिंग फोर्स, किसके समानुपाती, विस्थापन की दिशा कैसी होती है, विपरीत। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया कि कांस्टेंट जोड़ दिया कि क्या है, बल नियतांक। और इस पर एक और बल कार्य कर रहा है, वो क्या बल कार्य का, घर्षण बल। घर्षण बल क्यों, जब इस m द्रव्यमान का कण इस नियत बिंदु की ओर गति करेगा तो दो सरफेस हमेशा दो सरफेस के बीच में जो कार्य करता है वो कौन सा बल होता है, घर्षण बल। घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत होता है और गति के समानुपाती होता है। तो m द्रव्यमान का कण नियत बिंदु की ओर गति करेगा तो इसकी विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करेगा, Fs, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वेग के समानुपाती तथा दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, जिसे हम अवमंदन बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं, अवमंदन बल। अवमंदन बल हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, हमने कांस्टेंट r का दिया, r क्या है, अवमंदन गुणांक। तो ये क्या था, अवमंदित आवर्ती दोलक। आपने पढ़ा था अवमंदित आवर्ती दोलक में जब कोई कण अवमंदित आवर्ती दोलन कर रहा होता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन सा, प्रत्यानयन बल और अवमंदन बल। अवमंदन बल के कारण कण की ऊर्जा में ह्रास होता है। जब कण की ऊर्जा में ह्रास होगा तो जो कण के आयाम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात जो कण है वो क्या कर देगा, दोलन करना समाप्त कर देगा। क्यों, जैसे m द्रव्यमान का कण था, जी मैंने आगे से एक स्लोप और बना देता हूं। हमने जी विस्थापित किया, इधर ले गए, इसको हम इधर से छोड़ देंगे तो वो नियत बिंदु पर आएगा, नियत बिंदु से फिर दूसरी साइड आएगा। अब इसकी विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, अवमंदन बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है। जब घर्षण बल कार्य कर रहा है तो कण की ऊर्जा में ह्रास हो रहा है। जब कण की ऊर्जा में ह्रास होगा तो उसके कण का आयाम धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, फिर इधर पहुंचेगा, फिर इधर कण का आयाम घटता जाएगा, धीरे धीरे अंत में शून्य हो जाएगा। ये हमने अवमंदित आवर्ती दोलक में पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है प्रणोदित आवर्ती दोलक, चालित आवर्ती दोलक, ओके। तो यदि हम निकाय पर एक बाह्य आवर्ती बल लगा दें, जब हम निकाय पर बाह्य आवर्ती बल इस अवमंदन बल के बराबर लगा दें, जब हम निकाय पर बाह्य आवर्ती बल इस घर्षण बल के बराबर लगा देंगे तो जो हम निकाय पर बाह्य आवर्ती बल अप्लाई कर रहे हैं वो घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। तो निकाय की गतिज ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा। ये ह्रास नहीं होगा तो निकाय की अर्थात कण की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी, कंजर्व रहेगी। जब निकाय की ऊर्जा कंजर्व रहेगी तो निकाय एक नियत आयाम की क्या करेगा, दोलन करेगा। जब नियत आयाम की दोलन करेगा तो
उसको क्या बोलते हैं, प्रणोदित दोलन बोलते हैं, और निकाय को हम क्या बोलते हैं, प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलित। ओके, निकाय पर हमने एक बल लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य आवर्ती बल F0 sin ओमेगा टी। ये हम इस बाह्य आवर्ती बल जो बल लगा रहे हैं, यदि हम इसको घर्षण बल के बल लगा दें, जब हमने इस बाह्य आवर्ती बल को इस घर्षण बल के बराबर अर्थात अवमंदन बल के बराबर लगा दिया, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस अवमंदन बल के कारण जो कण की ऊर्जा में ह्रास हो रहा था, वो हम बाह्य आवर्ती बल लगाएंगे तो इस कण की ऊर्जा में ह्रास की कमी हो जाएगी, कमी की पूर्ति हो जाएगी, सॉरी, कण की जो ऊर्जा में ह्रास हो रहा था उस ऊर्जा की कमी की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। जब पूर्ति हो जाएगी तो कण उस नियत बिंदु की ओर, नियत बिंदु के दोनों ओर नियत आयाम के क्या करेगा, दोलन करता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रणोदित दोलन बोलते हैं, तथा उस निकाय को हम प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलित कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा टॉपिक था क्या, जब किसी निकाय पर बाह्य आवर्ती बल लगाते हैं तो निकाय द्वारा अवमंदन बल के विरुद्ध कार्य करने से जो ऊर्जा में ह्रास होता है उसकी पूर्ति हो जाती है, जिससे निकाय नियत आयाम के दोलन करने लगता है। उन दोनों को मुक्त दोलन कहते हैं, तथा निकाय पर जो बाह्य आवर्ती बल लगाते हैं उसको चालक बल बोलते हैं, तथा ऐसे निकाय को अवमंदित अथवा चालित दोलित बोलते हैं। तो जी हमने जाना था। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमने पार्ट 2 वीडियो में जाना था। ये मैंने शॉर्ट पर डिस्कस किया है, आपको डिटेल से डिस्कस करना है, आप पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। तो प्रणोदित दोलित द्वारा शक्ति अवशोषण, सीधा सीधा सा मेन मुद्दा है कि अभी इसमें क्या जाना था कि दोलन निकाय द्वारा अवमंदन बल के विरुद्ध कार्य करने से ऊर्जा का ह्रास होता है, कुछ ऊर्जा का, तो वो हम ऊर्जा का ह्रास दोलित में जब बाह्य बल लगाते हैं तो उस बाह्य बल द्वारा ऊर्जा प्रदान करके दोलनों को हम स्थायी बनाए रखते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम स्थायी अवस्था में दोलनों को जब स्थायी बनाए रखने के लिए हमें निकाय को किस दर से ऊर्जा देनी होगी, अर्थात निकाय द्वारा औसत शक्ति का कितना अवशोषण होता है। हमें स्थायी अवस्था में यदि हम दोलनों को स्थायी बनाए रखेंगे, स्थायी बनाने का मतलब ये है कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो निकाय है उसके द्वारा औसत शक्ति का अवशोषण कितना है। मतलब औसत शक्ति अवशोषण किसके बराबर होगा, निकाय को किस दर से ऊर्जा देनी होगी, मतलब निकाय को किस दर से ऊर्जा देनी होगी और औसत शक्ति अवशोषण कैसा होगा, बराबर होगा। ओके, तो हम निकाल लेंगे किसी क्षण टी पर शक्ति कितनी है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा वेग। समीकरण 19 दे दिया। पार्ट 1 वीडियो में हम समीकरण 18 तक हमारा हो चुका था, इसमें समीकरण हम 19 दे। ओके, तो हमें औसत शक्ति अवशोषण निकालना है। जी हमने अभी केवल शक्ति, हम किसी क्षण टी पर शक्ति निकाल रहे हैं तो हमें बल की आवश्यकता है, वेग की आवश्यकता है। तो हम स्थायी अवस्था में हल जानते हैं। हमने जो प्रणोदित आवर्ती दोलित का स्थायी अवस्था में हल जाना था समीकरण 11 में, x इक्वल एफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। ओके, तो जी स्थायी अवस्था में हल है विस्थापन। इसका हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा वेग निकल आएगा। तो किसी क्षण टी पर दोलित का वेग v इक्वल डी एक्स वाई डी टी, इस विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, लिख दिया। साइन ओमेगा टी माइनस थीटा का कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा होगा। ओमेगा टी माइनस थीटा का अगेन अवकलन होगा, तो ओमेगा टी का 1 थीटा का 0। तो हमने किसी क्षण टी पर दोलित का वेग निकाल लिया, तो कितना आ गया, बी इक्वल एफ ओमेगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस का थीटा। तो आप ये क्या देख रहे हैं, एफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये किसका मान होता है, ए का। ये हमने पार्ट 1 वीडियो में समीकरण हमने दिया था। ये क्या है, प्रणोदित दोलित का आयाम है। क्या है, आयाम है, हमने निकाला था।
तो इसको हमने क्या दे दिया ए। देखो हमने समीकरण 9 दिया था पार्ट 1 वीडियो में। ये क्या है, प्रणोदित दोलक के कंपन का आयाम है। तो हमने इसको ए लिख दिया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस पाई बाई 2। आप जानते हैं साइन पाई बाई 2, ओके, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ओके। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2, ओके। हमने मान लिया बी नॉट इक्वल कितना है, ए ओमेगा। ए क्या है, प्रणोदित दोलक के कंपन का आयाम, फाई को क्या मान लिया, थीटा माइनस पाई बाई 2। तो पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, दोलक का वेग आ जाएगा बी इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, ओके। तो हमने इस हमारा वेग निकल आया। तो जो हमारा समीकरण 19 था, किसी क्षण टी पर शक्ति निकाल रही थी तो बल गुणे वेग था। हमने बल क्या होता है, जो हम बाह्य आवर्ती बल लगा रहे थे, एफ कितना था, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। बी की वैल्यू हमने निकाल ली है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। जब हमने किसी क्षण टी पर क्या निकाल लिया, शक्ति निकाल ली। हमें चाहिए औसत शक्ति अवशोषण, मतलब निकाय कितनी शक्ति अवशोषण कर रहा है उसका औसत निकालना है। जितना निकाय द्वारा औसत शक्ति अवशोषण होगा उतना हम निकाय को उस दर से हम ऊर्जा देंगे, जिससे क्या बने रहेंगे, दोलन स्थायी बने रहेंगे, अर्थात नियत आयाम की बने रहेंगे। तो औसत शक्ति अवशोषण पी बार इक्वल 0 से टी पी डी टी अपॉन में टी। इधर से हम शक्ति पी की वैल्यू रख देंगे एफ इंटू बी। इधर से हम वैल्यू पुट कर दी पी की वैल्यू, ओके, हमने केवल वैल्यू पुट की है। फिर आप साइन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, मैं आपको बताते जाता हूँ। आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ओके। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला लिख दिया, ओके। आगे हमने फिर इसका सॉल्यूशन किया, इस टर्म का अंदर गुणा कर दिया, इतना आ गया। फिर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानते होंगे, 0 से x लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से x जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है समाकलन की। तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। टी के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है, तो जो टी वाले टर्म है उसका इंटीग्रेशन समाकलन कर देंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेंगे। इसका हमने फिर समाकलन किया, ओके। तो आप फॉर्मूला इसका जानते हैं, ओके। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन होता नहीं है, इसका हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसमें हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा भाग कर दिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। फिर हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया और ज्यों का त्यों लिख दिया। 1 का टी के रेस्पेक्ट में समाकलन, टी होगा कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी, फिर 2 ओमेगा टी का अगेन क्या होगा, अवकलन होगा, तो 2 ओमेगा टी का 2 में होगा और टी का 1 हो जाएगा। 0 से टी लिमिट है माइनस हाफ साइन फाई, जी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा 2 साइन इंटू कॉस बी का, तो साइन 2a, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फिर इसका भी समाकलन कर देंगे, तो समाकलन कर दिया, जी ज्यों का त्यों लिख दिया, जी समाकलन कर दिया, तो कितना आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, फिर 2 ओमेगा टी का अगेन अवकलन होगा, तो 2 ओमेगा टी का 1 हो जाएगा, लिमिट 0 से टी। अब हमें केवल लिमिट पुट कर देनी है, उच्च सीमा और निम्न सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है। जब हम वैल्यू पुट कर देंगे, अब आप जे लिमिट पुट कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो बिल्कुल इजी है एकदम, आपको लिमिट पुट कर देना है, सॉल्व कर लिया तो हमारा जो औसत शक्ति अवशोषण पी बार इक्वल कितना गया, हाफ एफ नॉट बी नॉट कॉस फाई, ये हमने निकाल लिया। हमने माना था अभी आगे कि बी नॉट इक्वल क्या है, ए ओमेगा, मतलब
जो कंपन का आयाम था ए की वैल्यू एफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। और कॉस फाई इक्वल कितना हो जाएगा, हमने फाई को क्या माना था, थीटा माइनस का पाई बाई 2, तो इधर से क्या निकल आएगा, साइन थीटा। ओके, ये क्या होता है, कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2, अर्थात कॉस पाई बाई 2 माइनस का थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ओके, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा, पी बार इक्वल हाफ एफ नॉट, बी नॉट की वैल्यू पुट कर दी और कॉस फाई की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दी। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इधर से हम साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालें, तो आप साइन थीटा की वैल्यू, आप समीकरण किसको देखें, 8 को देखें, पार्ट ऑन बेडी में। तो हम साइन थीटा की वैल्यू समीकरण 8 था जो हमारा, इस समीकरण 8 में क्या था, 2b a ओमेगा एफ साइन थीटा ये था। तो इधर से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 8 से, तो साइन थीटा इक्वल 2b ओमेगा इंटू एफ अपॉन एफ जी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2b ओमेगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू हम पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा, पी बार इक्वल हाफ एफ नॉट इंटू एफ नॉट ओमेगा अपॉन एम स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2b ओमेगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो कट पिट रहा काट पीट देंगे, तो कितना आ जाएगा, पी बार इक्वल बी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 20 दे दिया। तो हम जो समीकरण 20 है ये हमने औसत शक्ति अवशोषण निकाल लिया कि निकाय द्वारा कितना शक्ति अवशोषण हो रहा था, वो हमने निकाल लिया। अब हम अनुनाद की स्थिति में देखेंगे, तो आप जानते हैं अनुनाद की स्थिति में जो बाह्य बल की आवृत्ति होती है वो दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तो ओमेगा इक्वल एन। और अनुनाद की स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। मतलब अनुनाद की स्थिति में जो दोलक का स्थायी विस्थापन है वो चालक बल से कितने कोण पीछे रहता है, पाई बाई 2 कोण पीछे रहता है। तो हम अनुनाद की स्थिति में ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू एन और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। इसमें हमें अप्लाई कर देना है। ओमेगा की वैल्यू जब हम एन पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, पी बार मैक्सिमम इक्वल बी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 0 प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, जो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी बार मैक्सिमम इक्वल एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में 4b एम। आप फॉर्मूला जानते हैं, 2b इक्वल कितना होता है, आर अपॉन में एम। ओके, तो इधर से हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, पी बार मैक्सिमम इक्वल एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में 2r। ओके, समीकरण 21 दे दिया। और हम निकाल लेंगे अनुनाद की स्थिति में थीटा इक्वल पाई बाई 2 होता है, तो हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा माइनस पाई बाई 2 था। ओके, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रख दी तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि अनुनाद की स्थिति में जो वेग और चालक बल कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। आप इस फॉर्मूला से क्या देख रहे हैं कि अनुनाद की स्थिति में दोलक द्वारा औसत शक्ति अवशोषण कैसा होता है, अधिकतम होता है। क्यों, क्योंकि ये आपने इधर से फाई की वैल्यू कितनी निकाली है, 0। मतलब अनुनाद की स्थिति में जो वेग और चालक बल कैसे हैं, समान कला में, जब 0 है फाई की वैल्यू। आप ये देख रहे हैं जो औसत शक्ति अवशोषण है इसका मान अवमंदन और चालक बल के जो आयाम है उस पर डिपेंड करता है। ओके, आप इस समीकरण में केवल आप समीकरण को देख कर लिख देना है, मैं लिख दिया। तो ये हम क्या जान गए हैं, अधिकतम औसत शक्ति अवशोषण। ये हमने चित्र बना दिया है, जो एक्स अक्ष में हमने चालक बल की आवृत्ति को दर्शाया है, वाई अक्ष में हमने औसत शक्ति अवशोषण को दर्शाया है। अनुनाद की स्थिति में जो औसत शक्ति अवशोषण अधिकतम होता है
और जैसे जैसे अन्नाद की स्थिति के में परिवर्तन होता है, मतलब बदलता है, अन्नाद आवृत्ति का मान बदलता है, चाहे हम अन्नादी आवृत्ति से चालक बल की आवृत्ति को बढ़ाएं या घटाएं, दोनों ओर क्या होता है, औसत शक्ति अवशोषण का मान घटता है। ओके, अब हम जानेंगे क्या विशेषता गुणांक, जिसको हम दक्षतांक भी बोलते हैं, इसको मैं तीन विधि से बताने वाला हूं। प्रणोदित आवर्ती दोलक का विशेषता गुणांक, इसको हम दक्षतांक बोलते हैं, गुणतांक गुणांक बोलते हैं। जो विधि है आपको ये दिख रही है, ये मैथमेटिकल है, मैं लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ एकदम। तीन विधि से आप देखते जाइएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। विशेषता गुणांक कितना होता है, Q इक्वल 2π इंटू औसत एकत्रित ऊर्जा अपॉन एक आवर्तकाल में ऊर्जा की हानि। Q इक्वल 2π औसत एकत्रित ऊर्जा ई बार, एक आवर्तकाल में ऊर्जा की जितनी हानि हो रही है तो P इंटू टी। तो आप इधर से वैल्यू पुट कर देंगे। आप T इक्वल कितना जानते हैं, 2π बाई ओमेगा। ओके, तो 2π बाई टी इक्वल कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो आपने वैल्यू पुट कर दी 2π बाई टी की ओमेगा, तो कितना आ जाएगा, ई बार इंटू ओमेगा अपॉन पी। फिर आप जानते हैं पी इक्वल कितना होता है, ई बार अपॉन में टाउ, तो ई बार अपॉन पी इक्वल कितना आ जाएगा, टाउ। हमने वैल्यू पुट कर दी तो क्यू इक्वल ओमेगा इंटू टाउ। तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई विशेषता गुणांक की। ये अल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया है आपको, दोलक का विशेषता गुणांक निकाल लेगा तो क्यू इक्वल ओमेगा इंटू टाउ। एक और शॉर्ट मेथड, विशेषता गुणांक इक्वल होता नाद पर आयाम अपॉन बाह्य आवृत्ति बल की अनुपस्थिति में, अर्थात जब बाह्य बल की आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति की से बहुत कम है, अर्थात अति निम्न है, तब आयाम। तो Q इक्वल ए मैक्सिमम अपॉन में ए। ओके, तो हम अन्नाद की स्थिति में जब हमने आयाम निकाला था, हम वो पुट कर देंगे। ओके, समीकरण 16 में अन्नाद की स्थिति में जो अधिकतम आयाम कितना होता है, ए मैक्सिमम इक्वल होता है एफ अपॉन में 2b एन स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। ये हमने समीकरण 16 दिया था इसको। ओके, ये है। तो हम अवमंदन नगण्य है, अवमंदन नगण्य का मतलब जब b की वैल्यू निम्न है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एफ अपॉन में 2bn। जब बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तब हमने बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाला था, हमने ये निकाला था बाह्य बल की अनुपस्थिति में आयाम था एफ अपॉन में एन स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट कर दी एफ अपॉन में एन स्क्वायर, सॉल्व किया तो एन अपॉन में 2b, हम जानते हैं टाउ इक्वल 1 अपॉन में 2b होता है, तो एन टाउ। तो अन्नाद की स्थिति में जो एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा आर के, तो कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल ओमेगा आर इंटू टाउ। तो ये एक और विधि जाने। अब जानेंगे हम मैथमेटिकल विधि जो। ओके, तो विशेषता गुणांक की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। विशेषता गुणांक इक्वल कितना होता है, विशेषता गुणांक एक चक्र में औसत संग्रहित ऊर्जा तथा एक चक्र में औसत ऊर्जा क्षय का अनुपात तथा 2π की गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो हम इसे समीकरण 22 दे दिया। तो आगे हम एक चक्र में औसत संग्रहित ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर एक चक्र में औसत ऊर्जा क्षय निकाल लेंगे, फिर इनकी वैल्यू समीकरण आप 22 में रख देंगे, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे दोलक का विशेषता गुणांक। तो आगे हम चलते हैं किसकी ओर, आगे हम निकाल लेते हैं एक चक्र में औसत संग्रहित ऊर्जा। तो एक चक्र में अर्थात एक आवर्तकाल में संग्रहित कुल औसत ऊर्जा, तो कितना होगा, ई बार इक्वल के बार प्लस यू बार। मतलब इसका मतलब ये है कि एक आवर्तकाल में कुल गतिज ऊर्जा प्लस एक आवर्तकाल में कुल स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो हम आगे निकाल लेंगे एक आवर्तकाल में कण की औसत गतिज ऊर्जा, के बार इक्वल इंटीग्रेशन कर देंगे गतिज ऊर्जा का 0 से t dt अपॉन एक आवर्तकाल के लिए t। ओके, तो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर। ओके, जो कांस्टेंट है बाहर कर लिया, अपॉन में 2t आ जाएगा 0 से t। हमने बेग की वैल्यू पुट कर दी, हमने बेग की वैल्यू हमारी क्या थी, b इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5। ओके, बी नॉट इक्वल किसके था, ए ओमेगा के, तो कितना आ जाएगा,
ओके जे। तो बी की वैल्यू हमने पुट कर दी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। ओके, जब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, अब जे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिया तो कितना आ गया के इक्वल एम ओपन में 2t ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पी इंटू डी टी। ओके, आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। साइन स्क्वायर फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, इसको हम फॉर्मूला की सहायता से चेंज कर लेंगे। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आप फॉर्मूला जानते होंगे cos 2 थीटा इक्वल साइन के टर्म में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन में 2। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ओके, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम अब इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो टी cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का होगा, तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस का फाइव, फिर 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का अगेन अवकलन होगा जिसको हम हर में लिखते हैं। तो 2 ओमेगा, तो कांस्टेंट है टी का 1 हो जाएगा, तो 2 ओमेगा, फाइव का 0 हो जाएगा, तो 2 ओमेगा आ जाएगा। लिमिट 0 से टी है। अब हम लिमिट पुट कर देना है, केवल ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व हमने कर लिया। एकदम इजी है, बस आप पुट कर लेना। तो कितना आ जाएगा फाइनली, एक चक्र में औसत कुल गतिज ऊर्जा, तो के बार इक्वल 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आ गई। अब हम निकाल लेंगे एक आवर्त काल में निकाय की औसत स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो यू बार इक्वल 0 से टी यू डी टी अपन में टी। तो आप जानते हैं औसत स्थितिज ऊर्जा इक्वल कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो जो के है, जो आप जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना होता है, के अपन में एम होता है। तो आप के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, हमने वैल्यू पुट कर दी एम ओमेगा स्क्वायर। फिर आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा, जो हमने स्थायी अवस्था में हल माना था, एक्स इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। ओके, हमने वैल्यू पुट कर दी। जो कांस्टेंट है उनको हमने बाहर निकाल लिया, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का थीटा। अभी अभी हमने इसका समाकलन किया था आगे, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें t/2, तो कितना आ जाएगा, इसका हम समाकलन कर चुके हैं आगे, आप उसको देख लें, दोनों एक ही हैं। तो कितना आ जाएगा, यू आर इक्वल 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो हमने ये एक आवर्त काल में निकाय की औसत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, एक आवर्त काल में कुल संग्रहित ऊर्जा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ई बार इक्वल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। हम विशेषता गुणांक निकाल रहे थे, तो उसमें जरूरत किसकी थी, एक चक्र में औसत संग्रहित ऊर्जा, तो जी तो हमने निकाल ली। अब किसकी आवश्यकता है, एक चक्र में औसत ऊर्जा चाहिए, तो हम एक चक्र में निकाल लेंगे। आगे हम निकाल लेंगे प्रति सेकंड औसत ऊर्जा का क्षय कितना हो रहा है। तो अवमंदन बल गुणे वेग का औसत मान, अवमंदन बल कितना होता है, आर डी एक्स बाई डी टी, और वेग डी एक्स बाई डी टी का औसत मान। तो कितना आ जाएगा, आर बी स्क्वायर, मतलब जो वेग है यही वेग है, तो आर बी स्क्वायर का औसत मान आर। आप वेग तो आप जो वेग है बी इक्वल कितना है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। आप जो वैल्यू पुट कर दें, हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो हमने वैल्यू पुट कर ली। ओके, अभी अभी हमने निकाला था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान कितना होता है, एक सेकंड के लिए कर रहे तो 1/2 होगा। ओके, आप ये सीखिएगा कि चाहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव हो, या केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव हो, कुछ भी हो, इनकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ। ओके, तो इसका औसत मान कितना होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 आर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इधर से आप जानते हैं आर अपॉन में 2 भी इक्वल कितना होता है, आर अपॉन में एम। तो इधर से हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की, तो कितनी आ जाएगी, एम इंटू 2b। हमने वैल्यू पुट कर दी आर की, कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आ जाएगा, एम बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब हमने जो हम निकाल रहे थे कि विशेषता गुणांक, उसमें किसकी आवश्यकता थी,
एक चक्र में औसत संग्रहित ऊर्जा, एक चक्र में औसत ऊर्जा 6। दोनों वैल्यू निकाल ली, इस समीकरण 22 में वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमने एक प्रति सेकंड में निकाल ली हैं, तो हमें एक चक्र में आवश्यकता थी, तो एक चक्र में निकाल रहे मतलब एक आवर्तकाल में, तो एक आवर्तकाल में निकालना है, ज़्यादा के लिए गुणा होता तो टी का गुणा कर देंगे एक आवर्तकाल में। ओके, तो समीकरण 22 से हम वैल्यू पुट, समीकरण 22 में दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो Q = 2 पाई, एक चक्र में औसत संग्रहित ऊर्जा हमने कितनी निकाली थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर टू ए स्क्वायर, और एक चक्र में औसत ऊर्जा 6 m b ओमेगा स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू टी। इसको हमने सॉल्व कर लिया, मतलब जो कट रहा काट दिया, तो कितना आ जाएगा Q = 1/2 इंटू ओमेगा अपॉन बी। ओके, इधर से हम जानते हैं टाउ इक्वल कितना होता है 1/2b, तो कितना आ जाएगा Q = ओमेगा इंटू टाउ। समीकरण 26 दे दिया। चाहे आप इस मैथमेटिकल विधि से कर लीजिएगा, ये दोलत का विशेषता गुणांक, चाहे मैंने अल्टरनेटिव मेथड भी बता दिए हैं, चाहे आप उससे सीख लें। अब चलते हैं अन्नाद तथा अन्नाद की तीक्ष्णता, जो हमने अब आगे हम हेडिंग जानेंगे अन्नाद की, फिर अन्नाद की तीक्ष्णता की। ओके, अन्नाद रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या है अन्नाद का, जब चालक बल की आवृत्ति इस दोलत की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, था अन्नाद की अवस्था में। जो हमने अन्नाद की अवस्था में प्राप्त किया है समीकरण 1 में, वो हम बता रहे हैं। समीकरण 16 में हमने जब अन्नादि आयाम निकाला था, ए मैक्सिमम हमने वैल्यू पुट की है f/2b √n² - 2b²। और अन्नाद की स्थिति में अन्नादि आवृत्ति, आप समीकरण 17 को देख लें, ओमेगा r = √n² - 2b²। और अन्नाद की स्थिति में जो दोलत का स्थायी विस्थापन होता है, वो चालक बल से π/2 कोण पीछे रहता है। और हम अन्नाद की स्थिति में अधिकतम अवशोषित औसत शक्ति अभी निकाली थी, जो समीकरण 21 दिया था, P मैक्सिमम बार इक्वल f0² ओके, तो जी हमने अन्नाद की स्थिति में इतना सब कुछ जाना, अन्नादि आयाम, अन्नादि आवृत्ति, और ये एंगल, और ये औसत अधिकतम अवशोषित शक्ति, जो हमने ये लिख दिया है। आप इसी की सहायता से थ्योरी को लिख दें तो अन्नाद की डेफिनेशन हो जाएगी। आप सबसे पहले इसको देखें, जब चालक बल की आवृत्ति इस दोलत की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है, तो प्रणोदित दोलत का कंपन का आयाम कैसा है, अधिकतम है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अन्नाद बोलते हैं। ओके, फिर अन्नाद की स्थिति में दोलत का विस्थापन इस चालक बल से π/2 कोण पीछे रहता है, और जो कंपन का अधिकतम मान किस पर डिपेंड कर रहा है, इस अवमंदन के आयाम पर। तो अवमंदन का आयाम मतलब f पर डिपेंड कर रहा है, और अवमंदन b पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये है, इस b का मान जितना कम होगा, मतलब अवमंदन का मान जितना कम होगा, इस आयाम का मान अधिकतम होगा। जब अवमंदन शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अन्नादि आयाम अनंत हो जाएगा। ओके, और अन्नाद की स्थिति में जो औसत शक्ति 6 कैसा होता है, अधिकतम होता है। वो किस पर डिपेंड करता है, अवमंदन पर डिपेंड करता है, और चालक बल के आयाम पर निर्भर करता है। ये हमने जाना था अन्नाद। अन्नाद में बस भैया क्या था, आप जो अन्नाद की स्थिति में जो आपने फाइंड किया है पार्ट 1 वीडियो में, वो लिख लें, फिर आप इसी की सहायता से जो आप इस फॉर्मूले ने दिखाया वही लिख दें, आपको कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अन्नाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अन्नाद की तीक्ष्णता का मतलब क्या है, तो अन्नाद की तीक्ष्णता है, उससे ये तात्पर्य है कि अन्नादि आवृत्ति के दोनों ओर आयाम चालक बल की आवृत्ति के साथ किस दर से गिरता है, उस दर को बताएगा। अन्नाद की तीक्ष्णता से तात्पर्य है कि अन्नादि आवृत्ति के दोनों ओर आयाम चालक बल की आवृत्ति के साथ किस दर से गिरता है, वो हम फिगर की सहायता से जानेंगे। ओके, ये है फिगर, आप देख रहे होंगे। जे ओमेगा इक्वलेंट, जब चालक बल की आवृत्ति दोलत की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती, तब हमने इस प्रकार से दर्शाया। जो एक्स अक्ष में दिखाया जो चालक बल की आवृत्ति है ओमेगा, और वाई अक्ष में आयाम को हमने दर्शाया है। ये जो आप ये देख रहे हैं पहला ग्राफ उच्च अवमंदन के लिए, दूसरा अल्प अवमंदन के लिए, जो आप डॉटेड देख रहे हैं शून्य अवमंदन के लिए। ये है अन्नादि
आवृत्ति क्या है, अन्नादि आवृत्ति। इस अन्नादि आवृत्ति के दोनों ओर आयाम इस चालक बल की आवृत्ति के साथ किस दर से गिरता है। अन्नादि आवृत्ति पर तो आयाम अधिकतम है, यदि हम चालक बल की आवृत्ति को इस अन्नादि आयाम के साथ देखें, यदि हम घटाएं या बढ़ाएं, तब आयाम किस दर से गिरता है, वो क्या कहलाती है, अन्नादि तीक्ष्णता। यदि आयाम तेजी से गिरता है तो अन्नाद तीक्ष्ण होता है, यदि आयाम धीरे धीरे गिरता है तो अन्नाद कैसा होता है, फ्लैट, सपाट होता है। तो आप इस फिगर में क्या देख पा रहे हैं, जब अवमंदन कम है, शून्य है, अल्प अवमंदन, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अन्नाद की स्थिति में अर्थात अन्नादि आवृत्ति पर दोलक का आयाम तो अधिकतम है, बट जैसे हम अन्नादि आवृत्ति के दोनों ओर अर्थात हम चालक बल की आवृत्ति को बढ़ाएं या घटाएं तो एकदम से तेजी से दोलक का आयाम गिरता है। जब एकदम तेजी से आयाम गिरता है तो अन्नाद कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा। मतलब अवमंदन कम होगा तो अन्नाद तीक्ष्ण होता है, जब अवमंदन अधिक होता है तो अन्नाद सपाट होता है। कैसे, आप देख रहे हैं जी, ये उच्च अवमंदन है, मतलब अवमंदन अधिक है। जब अवमंदन अधिक है तो अन्नाद सपाट कैसे होता है, आप देख रहे हैं कि अन्नाद की स्थिति में तो दोलक का आयाम अधिकतम है, बट अन्नादि आवृत्ति की ओर, अन्नादि आवृत्ति से चाहे हम चालक बल की आवृत्ति को घटाएं या बढ़ाएं तो धीरे धीरे दोलक का जो आयाम है धीरे धीरे गिरता है। जब दोलक का आयाम धीरे धीरे से गिरता है तो अन्नाद कैसा होता है, फ्लैट, सपाट होता है। आपने एग्जाम्पल अन्नाद तीक्ष्ण कब होता है और सपाट कब होता है उसके एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। जब स्वरत्व के साथ वायु स्तंभ का जो अन्नाद होता है सपाट होता है। जब स्वरत्व के साथ, जिसे हम ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं स्वरत्व को, स्वरत्व के साथ सोनोमीटर के तार का अन्नाद तीक्ष्ण होता है। ओके जी, हमने क्या जाना, अन्नाद तथा अन्नाद की तीक्ष्णता। अब जानेंगे अर्ध शक्ति बिंदु तथा अन्नादि वक्र की अर्ध चौड़ाई। ओके, यदि जो प्रेरणित दोलक के कंपन का आयाम है वो कोणीय आवृत्ति ओमेगा एच पर अन्नाद की स्थिति के आयाम का कैसा होता है, 1/√2 होता है। ओके, और अन्नादि शक्ति कैसी रह जाती, आधी रह जाती है। आपने जब औसत अधिकतम शक्ति अवशोषण देखा था उसमें आपने ये ग्राफ को देखा था। ओके, बताया था ना, कोणीय आवृत्ति ओमेगा एच पर जो अधिकतम शक्ति की कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा एच पर शक्ति, अधिकतम शक्ति की कैसी रह जाती, आधी। और इस कोणीय आवृत्ति ओमेगा एच पर जो कंपन का आयाम है वो अन्नादि आयाम का कैसा रहता है, 1/√2 रह जाता है। मतलब जो अन्नाद की स्थिति का आयाम, अन्नाद की स्थिति में आयाम अधिकतम होता है, मतलब अधिकतम आयाम का कितना रह जाता है, 1/√2 रह जाता है। तो हम ओमेगा एच माइनस ओमेगा आर को क्या कहते हैं, अन्नादि वक्र की अर्ध चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध चौड़ाई। ओमेगा एच माइनस ओमेगा, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध चौड़ाई। जी, ओमेगा आर क्या है, अन्नादि आवृत्ति है। इस अन्नादि आवृत्ति के दोनों ओर ओह आवृत्ति, जहां पर अन्नादि आयाम का मतलब अधिकतम आयाम का 1/√2 रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु। जी, ओमेगा एच क्या है, अर्ध शक्ति बिंदु। क्यों, क्योंकि अन्नादि आवृत्ति के दोनों ओर यही दोनों बिंदु हैं, ओमेगा एच जिसको हम कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, यही दो बिंदु हैं जिस पर अधिकतम आयाम का 1/√2 आयाम रह जाता है। ओके, तो हमें निकालना है अन्नादि वक्र की अर्ध चौड़ाई की वैल्यू, मतलब डेल्टा ओमेगा इक्वल ओमेगा एच माइनस ओमेगा आर का मॉड। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो आपने इस थ्योरी में पढ़ा है आप इसी थ्योरी के माध्यम से इस अन्नादि वक्र की अर्ध चौड़ाई निकाल पाएंगे। तो अभी आपने जाना था कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा एच पर
जो आयाम होता है वो अधिकतम आयाम का कितना होता है 1/√2। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें आवश्यकता किसकी है, हमें पता चल जाए इस दोलत का आयाम और अनुनाद की स्थिति में दोलत का अधिकतम आयाम। इसमें पुट कर देंगे तो इधर से आप इस अनुनादी वक्र की अर्ध चौड़ाई निकाल सकते हैं। ओके, तो आप जानते हैं समीकरण 9 में आपने क्या पढ़ा था, प्रणोदित दोलत का आयाम A=f/√n² होल स्क्वायर प्लस 4b² × ω²। ये समीकरण 9 में दोलत का आयाम था। ओके, तो पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा होगा। तो हम इस समीकरण को ये लिख सकते हैं A=f/√n² - 2b² - ω² होल स्क्वायर प्लस 4bn² - 4b²। आप इसको सॉल्व करें तो यही आ जाएगा, बस एक लाइन सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। अब अनुनाद की स्थिति में तो अधिकतम आयाम होता है ए मैक्सिमम इक्वल कितना होता है f/2b n² जो आपने समीकरण 16 में देखा था इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लिया तो f/4b² × n² - 8b⁴। तो आपने जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा एच पर आयाम अधिकतम आयाम का कितना रहता है 1/√2 रहता है। आपने प्रणोदित दोलत का आयाम रख दिया और अनुनाद की स्थिति में जो अधिकतम आयाम है इसकी वैल्यू पुट कर दी। एफ से एफ कट रहा है, सॉल्व किया, बस केवल सॉल्व करना है। एफ से एफ कट रहा था, फिर कैंची गुणा कर दिया तो इतना आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा तो इतना आ गया। ओके, अब आप क्या करना है कि n² - 2b² किसके इक्वल है, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर की। ओमेगा अनुनादी आवृत्ति है ना ये n² - 2b², तो वैल्यू पुट कर देंगे अनुनादी आवृत्ति की। ओमेगा आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ n² - 2b², ये अनुनादी आवृत्ति की वैल्यू होती है। तो n² - 2b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा आर स्क्वायर माइनस ओमेगा एच का होल स्क्वायर प्लस 4bn² - 4b⁴ प्लस इक्वल 8b² × n² - 16b⁴। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पक्षांतर हो रहा है, दोनों टर्म पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर माइनस ओमेगा एच का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 4b² × ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 12b⁴। ओके, यदि अवमंदन कम है, अवमंदन कम होगा मतलब b की वैल्यू कम है तो इस b की पावर वैल्यू तो और कम होगी, मतलब b की वैल्यू हम मान लें 0.02 है तो b की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 0.0016, मतलब और कम होगी, तो वो नगण्य के मानकर हम छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर माइनस ओमेगा एच का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 4b² × ओमेगा आर स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर माइनस ओमेगा एच स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 2b ओमेगा आर। पक्षांतर कर दिया। ओके, पक्षांतर करने के बाद आप देख रहे हैं इस टर्म में कॉमन हो रहा था, ओमेगा आर स्क्वायर का कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1 माइनस प्लस 2b/ ओमेगा आर। ओके, अब हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो कितना बचेगा ओमेगा एच इक्वल ओमेगा आर 1 माइनस प्लस 2b/ ओमेगा आर की पावर 1/2। इसमें अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे द्विपद प्रमेय। या द्विपद प्रमेय लगाएंगे, आप जानते हैं द्विपद प्रमेय कितनी कैसी होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल कितना होता है 1 प्लस nx फिर डॉट डॉट करके j। ओके, हम दो टर्म की बात कर रहे हैं, इसमें भी फॉर्मूला बन रहा है। ओके, आप हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा आर 1 माइनस प्लस 2b/2 ओमेगा आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा b/ओमेगा आर। अब हमने ओमेगा आर का अंदर गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा ओमेगा एच इक्वल ओमेगा आर माइनस प्लस बी। तो इधर से हम पक्षांतर कर लेंगे तो अनुनादी वक्र की अर्ध चौड़ाई कितनी आ जाएगी डेल्टा ओमेगा इक्वल ओमेगा एच माइनस ओमेगा आर की वैल्यू बी। बी क्या है अनुनादी वक्र की अर्ध चौड़ाई
तो आपने फॉर्मूला एक पढ़ा था, टाउ इक्वल कितना होता है 1/2 होता है, तो बी की वैल्यू 1/2 टाउ हो जाएगी। समीकरण 27 दे दिया। तो जी हमने अनादि वक्र की अर्ध चौड़ाई निकाल ली। एक बात और हमें निकालना है जो आप क्वेश्चन में पूछा गया था कि विशेषता गुणांक की वैल्यू इस अर्ध चौड़ाई की टर्म में निकालना है। तो आप विशेषता गुणांक का फॉर्मूला जानते हैं कि इक्वल ओमेगा इंटू टाउ होता है। तो आप टाउ की वैल्यू ओमेगा डेल्टा ओमेगा के टर्म में रखेंगे। आप जानते हैं जब डेल्टा ओमेगा इक्वल 1/2 में टाउ है तो टाउ इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा ओमेगा। तो वैल्यू पुट कर दें इसमें समीकरण 27 से। ओके, तो कितना आ जाएगा क्यू इक्वल ओमेगा/2 डेल्टा ओमेगा। ओमेगा क्या है, वह है आवृत्ति जब औसत शक्ति अधिकतम है, और 2 डेल्टा ओमेगा क्या है, अर्ध शक्ति बिंदुओं की कुल चौड़ाई। डेल्टा ओमेगा अर्ध चौड़ाई है, 2 का गुणा कर देंगे कुल चौड़ाई हो जाएगी। ओके, आप ग्राफ ओमेगा एच माइनस आर जे अर्ध चौड़ाई है, जे पूरी दूरी जे क्या है कुल चौड़ाई है। ओके, तो जे कुल चौड़ाई तो 2 डेल्टा ओमेगा, ये हमने समीकरण 28 दे दिया। इधर से क्या स्पष्ट हो रहा कि अनाद तीक्ष्ण होने के लिए इस कोणीय आवृत्ति का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कि अनाद जब तीक्ष्ण होता है तो क्यू का मान अधिकतम होता है। क्यू का मान अधिकतम होने के लिए इस डेल्टा ओमेगा का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, अब हम जानेंगे वेग अनाद वेलोसिटी रेजोनेंस। हम पुनर्निर्मित आवर्ती दोलित का स्थायी विस्थापन कितना होता है, समीकरण आपने 11 में पढ़ा होगा। x इक्वल एफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। हमें वेग अनाद निकालना है। वेग अनाद के बारे में पढ़ रहे हैं। जब विस्थापन दिया तो हम किसी क्षण टी पर दोलित का वेग निकाल लेंगे, बी इक्वल डी एक्स वाई डी टी। हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, जो कहते हैं लिख दिया। साइन ओमेगा टी माइनस टी का अवकलन कितना होता है, कॉस्ट ओमेगा टी माइनस का थीटा। ओमेगा टी माइनस थीटा का दोबारा अवकलन होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है, टी का 1 हो जाएगा, थीटा का 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं एफ अपॉन एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, दोलित का कंपन आयाम, दोलन आयाम। एक ही वैल्यू पुट कर दी तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस π/2। आप जानते हैं कि साइन जैसे थीटा प्लस π/2 क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में cos थीटा। ओके, इसी प्रकार से हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। हमने मान लिया कि b0 इक्वल ए ओमेगा है और फाई इक्वल थीटा माइनस π/2 है, तो कितना आ जाएगा, v इक्वल b0 साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ये हमने क्या निकाल लिया, किसी क्षण टी पर दोलित का वेग। ओके, तो हम वेग आप देख रहे हैं जो वेग आयाम कितना है, ए ओमेगा। ओके, तो वेग आयाम कितना है, ए ओमेगा। ए की वैल्यू पुट कर दी, एफ अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कॉमन हो रहा, हम कॉमन ले लेंगे। ऐसा करेंगे, हम क्या कर लेंगे, कॉमन, इसको सॉल्व किया, कॉमन लेके ओमेगा काट दिया, तो कितना आ जाएगा, एफ अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2b ओमेगा अपॉन एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 29 दे दिया। ये क्या है, कालांतर है। ओके, आप ये ना सोचें जी कालांतर की वैल्यू कहाँ से आई, तो आप देख सकते हैं समीकरण 10 में। ये आप समीकरण 10 में आपने देखा होगा पार्ट 1 वीडियो में, तो ये कालांतर ये है। ओके, थीटा बराबर tan इनवर्स 2b ओमेगा अपॉन एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो हमें वेग अनाद निकालना था, तो हमें वेग आयाम और कालांतर बहुत आवश्यक है। इसकी सहायता से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप समीकरण 29 से क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे चालक बल की आवृत्ति बदलती है तो वेग आयाम भी बदलता है। कैसे, जब ओमेगा की वैल्यू 0 है, मतलब चालक बल की आवृत्ति 0 है, तो वेग आयाम भी 0 होता। क्यों, आप ओमेगा की वैल्यू जब 0 रखेंगे भैया,
आप ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर दें, सीधा इधर पुट कर देंगे तो वेग आयाम कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ओमेगा की वैल्यू n है मतलब अनाद की अवस्था, मतलब जब बाह्य बल की आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, ओमेगा की वैल्यू जब आप n के बराबर रख देंगे, ओके, तो क्या होगा जी, 0 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल होगा तो f/2 भी हो जाएगा, मतलब अधिकतम आयाम। अनाद की स्थिति में आयाम अधिकतम होता है, वेग आयाम, ओके, इसे हम इसे वेग अनाद की स्थिति बोलते हैं। जब बाह्य बल की आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति से अधिक होती है तो वेग आयाम का मान घटता है। आप ओमेगा की वैल्यू जब n से ज़्यादा होगी तो निश्चित ही क्या होगी, वेग आयाम का मान घटेगा। आप इससे देख पा रहे हैं इस समीकरण से, ओके। हमने फिगर बनाया, अनाद की स्थिति में जब बाह्य बल की आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वेग आयाम का मान अधिकतम होता है। अल्प अवमंदन के लिए है, जो उच्च अवमंदन के लिए। जब बाह्य बल की आवृत्ति 0 है तो वेग आयाम भी कैसा है, 0 है। जैसे जैसे बाह्य बल की आवृत्ति बढ़ेगी तो वेग आयाम भी बढ़ता जाता है, और जब बाह्य बल की आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वेग आयाम अधिकतम होता है। जैसे जैसे हम चालक बल की आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति से बड़ी होती है तो क्या होने लगता है, वेग आयाम का मान घटने लगता है, चाहे उच्च अवमंदन के लिए हो चाहे अवमंदन के लिए हो, ओके। अल्प अवमंदन के लिए जो अनाद है वो कैसा, तीक्ष्ण है। उच्च अवमंदन के लिए अनाद कैसा, फ्लैट सपाट है, ओके। ये हमने जाना, जो हमने इसमें अभी बताया है वही इधर लिख दिया है, ओके। आप वेग अनाद की स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं वेग अनाद की स्थिति में, मतलब ओमेगा की वैल्यू n के इक्वल है। ओमेगा की वैल्यू जब n के इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, 0 का भाग इसमें देखें अनंत, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स अनंत। आप जानते हैं अनंत किसकी वैल्यू थी, tan π/2 की, तो कितना आ जाएगा थीटा की वैल्यू π/2। मतलब वेग और चालक बल के बीच कालांतर निकालेंगे, फाई इक्वल थीटा माइनस π/2, थीटा की वैल्यू π/2 निकाल चुके हैं तो मतलब 0। इसका मतलब ये है कि अनाद की स्थिति में वेग और चालक बल कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, विशेषता गुणांक निकाला, औसत अधिकतम निकाला, अनाद जाना, अनाद की तीक्ष्ण निकाली, कोणीय अर्ध चौड़ाई जानी, अर्ध शक्ति बिंदु जाने, वेग आयाम जाना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यदि आप यही बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो कैसा लगा, कैसे समझ में आया। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।